नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज से अपनी बिहार अधिकार यात्रा की शुरुआत कर दी। इस यात्रा के दौरान वो सबसे पहले मसौढ़ी जाएंगे और फिर जहानाबाद होते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा पहुंचेंगे। इस पूरी यात्रा का समापन वैशाली जिले में होगा। यात्रा पर निकलने से पहले उन्होंने कहा कि नए संकल्प के साथ नया बिहार बनाने के लिए वो इस यात्रा के लिए निकल रहे हैं। तेजस्वी की यात्रा ज्यादातर उन जिलों में जा रही है जहां पर पिछली वोटर यात्रा नहीं पहुंच पाई। हालांकि ये वो सीटें भी हैं जो एनडीए गठबंधन का गढ़ है। इनमें नीतीश का गृह जिला नालंदा और गिरिराज सिंह की सीट बेगूसराय भी शामिल है। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि जब पिछली वोटर यात्रा में वो राहुल गांधी के साथ थे तो इस अधिकार यात्रा में राहुल का साथ उन्हें क्यों नहीं मिला। सवाल ये भी है कि क्या इंडी गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? क्या आरजेडी को इस बात की चिंता है कि कहीं बिहार में कांग्रेस का जनाधार न बढ़ जाए? क्या तेजस्वी सीएम की कुर्सी पर अपनी दावेदारी बढ़ाने के लिए ही ये सब कर रहे हैं? क्योंकि आरजेडी भले तेजस्वी को सीएम फेस के तौर पर पेश कर रही हो, लेकिन कांग्रेस इसको लेकर के मुंह खोल नहीं रही। और इसी पर आज का हमारा प्योर पॉलिटिक्स होगा। लेकिन सबसे पहले सुन लेते हैं कि तेजस्वी ने 13 सितंबर को चुनाव लड़ने को लेकर के कहा क्या है। आप सब लोग एक रहना है। हम फिर आप लोगों के बीच आएंगे और इस बार 243 सीट पर तेजस्वी चुनाव लड़ेगा। तेजस्वी चुनाव लड़ेगा, हर जगह से तेजस्वी चुनाव लड़ने का काम करेगा। आप सब लोगों से अपील है कि तेजस्वी को देख करके वोट दीजिए, जो बिहार को आगे ले जाने का काम करेगा। अक्षय राय मेरे सहयोगी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं पूरे विश्लेषण के लिए। अक्षय, बिहार की तस्वीर लगातार बदल रही है। जो पॉलिटिक्स है वो हर एक खेमा इस समय करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कांग्रेस बहुत ज्यादा मजबूती से बिहार में कभी भी सक्रिय रही नहीं है। कांग्रेस अपने जनाधार को मजबूत कर रही है, लेकिन जाहिर है आरजेडी में भी डर का माहौल है कि कहीं अपने जनाधार को कांग्रेस बहुत ज्यादा ना बढ़ा ले। और जैसा कि हमने पिछले चुनाव में भी देखा, 2020 में भी तेजस्वी ने खूब मेहनत की थी। ऐसे में अपने ग्राउंड को और ज्यादा मजबूती देने का काम तेजस्वी कर रहे हैं। लेकिन इस यात्रा के मायने क्या है और इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? देखिए, शिखा, सबसे बड़ी बात है कि अगर तेजस्वी की इस यात्रा को देखें तो दो चरणों में बांटना सही रहेगा। एक तो ये है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की तरफ से राजद लगातार कोशिश करता रहा है। दूसरी तरफ ये कोशिश करता रहा है कि जल्द से जल्द ऐलान कर दिया जाए, लेकिन कांग्रेस ने इस पर मुंह नहीं खोला। लालू प्रसाद यादव के इस ऐलान के बावजूद भी कि सीएम तेजस्वी को होना चाहिए, कांग्रेस के बड़े नेता रहे हों या फिर राहुल गांधी खुद रहे हों, उन्होंने इस पर कोई सीधा जवाब नहीं दिया कि तेजस्वी ही मुख्यमंत्री होंगे। क्योंकि राहुल गांधी की रणनीति साफ है, वो पहले से ही नेता को सामने नहीं रखना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि कुछ दिन पहले गठबंधन नेताओं की बैठक बिहार में जब हुई थी, उसमें साफ तौर पे कहा गया था कि कांग्रेस कम से कम 70 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन वो सीटें कहीं ना कहीं घटाई गई। उसको लेकर के भी कांग्रेस में खास करके जो नए अध्यक्ष हैं और नए जो प्रभारी कृष्णा आलूर, वो नाराज दिखे और उसको जो उसका फीडबैक है वो राहुल गांधी को दिया गया जब कुछ दिन पहले कांग्रेस की बैठक हुई थी। तो एक तरफ से कहा जा सकता है कि गठबंधन में जो सब कुछ सही होने का दावा किया जा रहा था वो कहीं ना कहीं सब कुछ सही नहीं है। हालांकि ये ज़रूर है कि गठबंधन रहेगा, ये तय है, लेकिन अभी कई चरणों की बात होनी शेष है। इसके बीच में इस यात्रा को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जहानाबाद से लेकर के वैशाली की यात्रा जब तेजस्वी करने जा रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है कि वोटर शब्द को इससे हटा दिया गया है। वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी निकाली, बिहार अधिकार यात्रा तेजस्वी यादव निकालने जा रहे हैं। ये मुद्दा ही पूरी तरह से शिफ्ट करने की कोशिश है। एक तरफ ये है कि जो वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई वो कांग्रेस ने अपने बलबूते निकाली। दूसरी बात यह है कि ये जो तेजस्वी यात्रा निकालने जा रहे हैं, तेजस्वी अपने बलबूते निकालेंगे। हालांकि समर्थन कांग्रेस का उस पर रहेगा। राहुल गांधी पर जरूर सस्पेंस है कि राहुल गांधी उस यात्रा से जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, लेकिन ये तय है कि बहुत कुछ खिचड़ी भी पकाई जा रही है। खास करके जो प्रदेश प्रभारी है नए कृष्णा आलूवालिया, और इसके अलावा राजेश कुमार जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो चाहते हैं कि कांग्रेस को मजबूती दिलाई जाए। लेकिन जो अगर पूर्ववर्ती प्रदेश अध्यक्ष की बात करें
वो कहीं ना कहीं तेजस्वी खेमे से गिने जाते हैं। अखिलेश प्रसाद सिंह वो राहुल गांधी के करीबी भी हैं, तेजस्वी के करीबी हैं, तो वो एक गठबंधन को मजबूत करने की कवायद के रूप में तेजस्वी का नाम आगे करते हैं। वो भी जानते हैं कि कांग्रेस उतनी मजबूत नहीं है, और कांग्रेस की अगर मजबूती ज़्यादा होती है तो इतना तय है कि सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी को होगा तो वो तेजस्वी यादव हैं, ये सभी जानते हैं। इसलिए तेजस्वी भी बहुत सतर्क होकर के चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। माना जा रहा है कि जो यात्रा ये उन्होंने शुरू की है, आने वाले समय में उनका मकसद ये रहेगा कि एक तो संविधान जैसे मुद्दे पर बीजेपी को घेरा जाए, क्योंकि वोटर अधिकार यात्रा शुरू हुई थी तो सिर्फ वोट चोरी और तमाम मुद्दों को आरोप लगाते हुए ये यात्रा राहुल गांधी ने की थी, लेकिन इसमें तमाम मुद्दों को जोड़ा जाएगा, चाहे वो बेरोजगारी हो, पलायन का मुद्दा हो, बाढ़ का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, जो बिहार के अंदरूनी चीज़ों को जोड़ते हुए इस यात्रा को निकाली जा रही है। और साफ तौर पर है कि तेजस्वी यादव चाहते हैं कि इसके सहारे अपनी जो वोट बैंक पॉलिटिक्स है उसको भी मजबूत कर सके। लेकिन दूसरी अक्षय, बात ये है अभी कि कांग्रेस भी भी मुश्किलें जो जानती है है कि वो आरजेडी के लिए कम नहीं है। भले ये यात्रा इस समय तेजस्वी निकाल रहे हैं, लेकिन सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो अभी तय करना बाकी है। और कांग्रेस भले ही यहाँ पर छोटे भाई की भूमिका में बिहार में नजर आ रही हो, आरजेडी बड़े भाई की भूमिका में हो, लेकिन कांग्रेस भी कोशिश कर रही है कि अपने ग्राउंड को मजबूती दे। ऐसे में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर क्या कुछ चर्चा हुई अब तक? देखिए, सीट शेयरिंग का फार्मूला जो तय किया गया है उसके अनुसार अभी तक जो कांग्रेस की मांग है कि कम से कम 70 सीटें उसे मिलनी चाहिए जो पिछले चुनाव में मिली थी। राजद उस सीट पर अभी तक राजी नहीं हो पाया है, तेजस्वी यादव उस पर राजी नहीं हो पा रहे हैं। वो 60 और 65 के बीच का आंकड़ा बता रहे हैं कि कांग्रेस इस पे लड़े। और ख़ास बात यह है कि कुछ सीटें हैं जो कि कांग्रेस चाहती है कि उनके खाते में आना चाहिए, आरजेडी चाहती है कि उनके खाते में आना चाहिए। अब उसी पर सामंजस्य बनाने की कोशिश अभी जारी है, लेकिन अभी सफलता नहीं मिल पाई है। दूसरी बात यह है कि इंट्रोडक्शन जो नए दलों का होना है, खास करके पशुपति पारस का होना है, उस पर भी अभी क्लैरिटी साफ नहीं हो पाई है कि किस तरह से उनको सामंजस्य किया जाएगा, किस तरह से उनको आगे बढ़ाया जाएगा। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है वो दिखता नहीं है, लेकिन तेजस्वी यादव भी जानते हैं, कांग्रेस भी जानते हैं कि अगर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी चुनावी मैदान में उतरती है तो फिर उनकी काट कैसे निकाली जाए। खास करके अगर बिहार के उस इलाके की बात करें जिस पर कि मुस्लिम मतदाता ज़्यादा हैं, जिस पर कि सीटों पर समीकरण बिगाड़ने में निश्चित रूप से ओवैसी कामयाब हो सकते हैं। कुछ ऐसी सीटें हैं कम से कम लगभग 1.5 दर्जन के आसपास जिसपे कि ओवैसी सीधा दखल दे सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, खास करके आरजेडी को। तो ऐसे में अब निश्चित रूप से जो सीमांचल का इलाका है वो बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि तेजस्वी यादव की एक और रणनीति है कि वो स्वर्ण बिरादरी को अपने पाले में लाना चाहते हैं। और क्योंकि सिर्फ ओबीसी वोटरों से यादव या एमवाई जो समीकरण जो उनका वोट बैंक है उससे वो सत्यता नहीं है, सरकार बनती नहीं है। उनको चाहिए कि एडिशनल वोट जो फ्लोटिंग वोट कहे जाते हैं 2 से 3% के आसपास 4% जो पहुंचते हैं, अगर वो लेने में तेजस्वी यादव कामयाब होते हैं तब फिर सरकार बना सकते हैं। अन्यथा बीजेपी की जो मजबूती है खास करके संगठन में और साथ ही साथ वहाँ पर जो बूथ लेवल जो कार्यकर्ता है वो मजबूती कहीं ना कहीं बीजेपी का पास रही है। ये कांग्रेस भी जानती है, ये आरजेडी भी जानती है। और साफ तौर पर है कि अब इस यात्रा के जरिए कोशिश तेजस्वी की यही रहेगी कि कैसे अपने बूथ लेवल मैनेजमेंट को आगे बढ़ाया जाए। अगर जहानाबाद की बात करें और वैशाली तक जिलों की बात करें तो उसमें जो स्वर्ण बिरादरी है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साथ ही साथ उनके जो गृह क्षेत्र हैं वो भी बहुत मजबूती से आते हैं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह क्षेत्र उस क्षेत्र में पड़ेगा जिस क्षेत्र से तेजस्वी यादव यात्रा निकालने जा रहे हैं। तो कई समीकरणों को साधने की कोशिश है, लेकिन दिलचस्प ये है कि अब कांग्रेस कितना उनका सहयोग कर पाती है उसमें ये देखना दिलचस्प होगा। क्या खींचतान बढ़ेगी या फिर उसको कहीं ना कहीं समीकरण साधने में राहुल गांधी तेजस्वी की मदद कर पाएंगे, ये बहुत दिलचस्प रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अंदरूनी लड़ाई कांग्रेस की है, क्योंकि कांग्रेस में भी अंदरूनी लड़ाई है। एक तरफ अखिलेश प्रसाद सिंह का खेमा जो कि तेजस्वी यादव के करीब माना जाता है, दूसरी तरफ राजेश कुमार और कृष्णा वल्लूवरू जो प्रदेश प्रभारी हैं वो राहुल गांधी और कांग्रेस के खेमे के माने जाते हैं। वहाँ कहीं ना कहीं समीकरण बैठाने की कोशिश होगी। और तीसरी की ये कि पप्पू यादव भले ही इंडिपेंडेंट हो, कल आपने देखा
देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी के जो मंच था उस पर वो बातचीत करते हुए नजर आए। और तेजस्वी यादव से जो खास करके जो भिड़ंत रही है पप्पू यादव की, वो आपने देखा होगा किस तरह से मंच पर खींचतान हुई, उनको पप्पू यादव को आगे नहीं बढ़ाने दिया गया। ये कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो कि जो गठबंधन है उसकी जो संभावना है उसको निश्चित रूप से कम कर सकते हैं। लेकिन अब यही देखना दिलचस्प होगा कि वोटर अधिकार यात्रा को तो कांग्रेस सफल बना रही है, तेजस्वी भी बता रहे हैं कि सफल रही है, लेकिन अब ये जो अधिकार यात्रा अपना निकाल रहे हैं वो कितनी सफल होती है और कितने जो कार्यकर्ताओं को जो बिछड़े हुए हैं या फिर दूसरे दलों में चले गए हैं उसको समेटने में वो कामयाब हो पाते हैं। क्योंकि ये माना जा रहा है कि बिहार की जो अंदरूनी राजनीति है अपने चरम पर है। अलग अलग जो पार्टी हैं अपने समीकरण को साधने की कवायद में जुटी हुई है। एक तरफ बीजेपी तमाम समीकरण को साधने में कोशिश कर रही है, वो चाहे सीमांचल की बात हो रही हो या फिर पूर्वांचल से जुड़े इलाकों की बात रही हो। इसके अलावा अगर बात करें तो मगध के इलाके को भी प्रधानमंत्री ने अपने दौरों से साधने की कोशिश की है। तो एक तरफ बीजेपी का गठबंधन, एनडीए का गठबंधन, दूसरी तरफ तेजस्वी और राहुल का गठबंधन। चुनाव तो दिलचस्प होगा, लेकिन जरूरी ये होगी कि तेजस्वी और राहुल के बीच में, खास करके कांग्रेस और आरजेडी के बीच में जो समीकरण है वो पूरी तरह से कैसे फिट बैठ सकते हैं और कैसे दोनों दल एक दूसरे का सम्मान करते हुए रखता है। क्योंकि चुनौती जितनी ज़्यादा इंडी गठबंधन के लिए है उतना ही एनडीए के लिए भी है, क्योंकि एनडीए के अंदर खाने भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तय हुआ नहीं है। गाहे बगाहे जो मिलीजुली जो पार्टी है वो बीजेपी को सामने से सुनाकर चली जाती है, कह देती है इतनी सीटें नहीं देंगे तो हम फिर 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। जीतन राम मांझी ने हाल ही में कहा है, चिराग पासवान तो अलग हो ही गए हैं। ऐसे में एनडीए की राह भी मजबूत भले हो लेकिन चुनौतीपूर्ण ज़रूर है। लेकिन कहीं ना कहीं इस फैक्टर का भी फायदा उठाने की कोशिश आरजेडी और कांग्रेस करेगी बिहार में। और देखिए सबसे बड़ी बात यह शिखा कि आपने देखा होगा कि एनडीए में जो घटक दल हैं उनकी अपनी अपनी राजनीतिक मजबूरियां भी हैं। मजबूरियां ये कि वहाँ के क्षेत्रीय दल हैं, उन्हीं के वोटर्स से वो वोट से जीत कर के यहाँ तक पहुँचे हैं, मंत्री बने हैं। वो अपने वोटरों को भी नाराज़ नहीं करना चाहते। जहाँ तक चिराग पासवान की बात रही है वो कहीं ना कहीं बीजेपी से ज़्यादा नीतीश कुमार पर आक्रामक रहे हैं और बीजेपी भी उनको कभी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कभी कभी छूट दे देती है कि वो अपनी बातें रख सकें। जहाँ तक जीतन राम मांझी का प्रश्न है, धमकी भले ही वो दे रहे हों लेकिन ये ज़रूर है कि 10 से 15 सीटें अगर उनको मिल जाती हैं तो फिर उनका काम बन जाता है। मुझे लगता है कि 8 से 10 सीटें इस बार भी बीजेपी उनको दे करके फिर मना लेगी। हालांकि बात वो कह रहे हैं कि 15 सीटें कम से कम मुझे मिलनी चाहिए, अन्यथा 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन वो स्थिति में जीतन राम मांझी फिलहाल नहीं है। हालांकि ज्योति मांझी के रूप में उनके पास एक महिला उम्मीदवार है जो कि अपनी तेज तर्रार छवि के लिए जानी जाती है। साथ ही साथ उनके बेटे हैं और खुद जीतन राम मांझी, बेटी जो पुष्पा हैं वो अलग तरीके से सामाजिक समीकरण को जुटाने में लगी हुई हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर सबसे ज़्यादा कोई नुकसान कर सकता है तो वो चिराग पासवान कर सकते हैं। लेकिन चिराग पासवान को भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से एक तरफ से देखा जाए तो अभी तक जो सियासी खबरें आ रही हैं कि जन सुराज के जो संस्थापक हैं खास करके पीके ने हमेशा एक सॉफ्ट कॉर्नर कहीं ना कहीं चिराग पासवान के लिए रखा हुआ है। वो सॉफ्ट कॉर्नर बीजेपी के लिए नुकसान दायक हो सकता है, क्योंकि अगर चिराग के लिए चुनौती विधानसभा है की तरफ और इम्पोर्टेंट अगर बिहार है तो उनके लिए देश भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देश की राजनीति में सक्रिय है। इसलिए चिराग बहुत ही सोच समझ के फैसला करेंगे, बिल्कुल अपने पिता की तरह। जैसे कि उन्हें कहा जाता था कि मौसम वैज्ञानिक की तरीके से उनके पिता रहे, वहीं वो किरदार निभा रहे हैं। अक्षय, बहुत शुक्रिया इस पूरे विश्लेषण के लिए।